Yes, guys. Now let's see offenses and penalties. A chapter which has to be absolutely mugged up. इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं रहता. ऑफेंस क्या है और उसकी पेनल्टी क्या है, उसको रटने का रहता है. तो इसमें सिंपल चार्ट बना के मैं आपको बाद में दूंगा, लास्ट में अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, डाउनलोड कर लेना उसको, और उसको सिर्फ याद रखने का है. ठीक है, तो इसमें अपन एक बार सेक्शन पढ़ लेंगे पूरे, और बाद में उसको पूरा आपको शॉर्ट नोट्स जो मैं दूंगा उससे याद रखने का है. ये ऑफेंस है, उसकी पेनल्टी है. सिंपल, दिमाग लगाने का नहीं है. ओके, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले है सेक्शन 122. बहुत सारे इसमें इश्यूज दिए हैं. ठीक है, अब मैं उसको पढ़ूंगा तो भी क्या टाइम वेस्ट होगा, और आप बाद में उसको वापस से एक बार पढ़ना ही पड़ेगा. सो इट्स बेटर यू डू इट. ये चैप्टर ऐसे ही है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है. ठीक है, जैसे देखो, सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस, तो इसमें इनवॉइस को अंडरलाइन कर लो, नॉन इशू ऑफ इनवॉइस, और इश्यूज एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस. तो पहला प्रॉब्लम है इनवॉइस का. इसमें आप क्या करो कि मैं बता दूं, मैं पूरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका भी और मेरा भी. ये जो की वर्ड्स है ना, इसको अंडरलाइन करो. इनवॉइस, तो पहला पॉइंट है इनवॉइस. या तो इनवॉइस इशू ही नहीं किया या गलत किया, इनकरेक्ट या फॉल्स. ठीक है, इनवॉइस. नंबर 2, इश्यूज एन इनवॉइस ऑफ बिल. बिल यानी एग्जाम गुड्स के लिए, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. तो विदाउट सप्लाई, विदाउट सप्लाई, बस विदाउट सप्लाई. इनवॉइस दे दिया लेकिन सप्लाई नहीं किया, नकली इनवॉइस, यानी नकली नहीं है, असली है, मैं टैक्स भर दूंगा, लेकिन गलत है ना, गुड्स ही नहीं दिया और इनवॉइस दे दिया, गलत बात. देन कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट. फेल्स टू पे, इसको अंडरलाइन करो, फेल्स टू पे. कस्टमर से कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया. बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 months को अंडरलाइन कर लो, 3 महीने तक नहीं दिया. Then collects any tax in contravention of the provisions of the act but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months, again fails to pay. बस ये थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, यहाँ टैक्स है और नहीं दिया, या इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट है. कोई गुड्स एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट पे तो कलेक्ट नहीं करना चाहिए ना, फिर भी तुमने कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को नहीं दिया. क्योंकि हमने देखा था एक सेक्शन, अगर ऐसे भी चीजों पे कलेक्ट कर लेते हो या नहीं करना चाहिए तो भी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट उसको रिफंड करता है कस्टमर को, वरना कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालता है ना. देन फेल्स टू डिडक्ट टैक्स, फेल्यूर टू डिडक्ट, टीडीएस जहां पे काटना होता है और तुमने नहीं काटा, या काट लिया और गवर्नमेंट को भरा नहीं, फेल्स टू पे. या तो काटा ही नहीं या काटने के बाद गवर्नमेंट को भरा नहीं, या लेस, जो काटना चाहिए तो उससे कम काट लिया. देन फेल्स टू कलेक्ट टैक्स, टीसीएस करना है जो नहीं किया तुमने, या कम किया, या करने के बाद गवर्नमेंट को नहीं भरा. देन टेक्स और यूटिलाइजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट. नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. अवेल्स और यूटिलाइजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, विदाउट रिसीट यानी नॉन रिसीट ऑफ गुड्स, गुड्स आया ही नहीं, तुमने आईटीसी ले लिया. तो ये और वो ऊपर वाला जो था ना वो लिंक है, उसने बिना गुड्स दिया तुमको बिल दे दिया और तुमने बिल के बेसिस पे आईटीसी ले लिया विदाउट रिसीविंग द गुड्स. तो दोनों अंदर जाएंगे, जो बिल इशू करने वाला इनवॉइस और जो क्रेडिट लेने वाला. देन फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड फ्रॉड, रिफंड को अंडरलाइन करो. Then takes and distributes ITC in contravention of section 20 or the rules made thereunder. ISD का जो कॉन्सेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें फ्रॉड. Then falsifies or substitutes financial records, रिकॉर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, गलत रिकॉर्ड रखना या प्रोड्यूस करना, फेक अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन with an intention to evade the payment of tax. Then liable to be registered but fails to obtain registration, fails to obtain registration. Then furnishes false information with regard to registration, registration के बाद गलत information देना. Then obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under the act. ऑफिसर तुम्हारी दुकान में आए, जैसे छापा मारने, तुमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया,
उसको रोका उसके काम करने से, obstructs the officer. Then transports any taxable goods without cover of documents. वो अपन देखे थे, डॉक्यूमेंट्स के बिना तुम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई एग्जाम गुड्स के लिए, एंड ईवे बिल, उसके बिना तुम सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन तुमने किया. Then suppresses his turnover, suppression of turnover, leading to evasion of tax. Fails to keep, maintain or retain books of accounts and other documents in accordance with the provisions of the Act. Fails to furnish information or documents called for by the officer under the provisions of the Act or rules made thereunder, or furnishes false information or documents. Then supplies, transports or stores any goods which he has reason to believe are liable to confiscation. उसको मालूम है कि नॉन टैक्स पेड गुड्स है, फिर भी रखता है अपने पास. Issues an invoice or document by using registration number of another person. अरे वाह, दूसरे के registration number से तुम invoice issue कर रहे. Then tampers with, destroys any material evidence. Evidence को छुपाना, जलाना, बर्बाद करना. या disposes of or tampers with the goods that have been detained, seized or attached under the act. Attachment order के बाद भी तुमने कुछ को जला दिया, तो पेनल्टी कितनी लगेंगी? देखो कितने हो गए, 21 डिफरेंट प्रॉब्लम्स है इसके अंदर. अब देखो एक नॉर्मल इंसान के लिए, आप और मेरे जैसे, याद रखना पॉसिबल है कि 21 डिफॉल्ट नहीं ना, लेकिन याद जितने ज्यादा है ना अच्छा है, यानी कुछ ना कुछ जो भी दिया होगा वो कहीं ना कहीं तो फिट हुई जाएंगे इसके अंदर. तो 10,000 रुपए या अमाउंट इक्वल टू टैक्स इवेडेड और द टैक्स नॉट डिडक्टेड और नॉट कलेक्टेड और शॉर्ट पेड, नॉट पेड, वो जो भी है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लेना वगैरह वगैरह, या रिफंड गलत क्लेम करना. यानी 100% लिख दो, 100%. तो 10,000 रुपए या 100% ऑफ टैक्स इवेजन, जो भी इवेजन या जो भी गड़बड़ की, गड़बड़ का 100% या 10,000 रुपए, विच एवर इज हायर. इसका मतलब 2-4 हजार का फ्रॉड करना बिल्कुल नहीं पुराएगा. मिनिमम फ्रॉड 10,000 का करने का. अगर फ्रॉड 10,000 से कम करोगे, 4,000 का फ्रॉड किया, तो पेनल्टी कितनी लग जाएंगी? 10,000. कोई भाव नहीं पुराएंगी. अरे कम से कम 25,000 का फ्रॉड करो तो 25,000 रुपए पेनल्टी भी पुराती ना. ऐसा करने का नहीं, ये जोक था. ओके. फिर नंबर 2, any registered person who supplies any goods or service or both on which the tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reason other than the reason of fraud, or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax, यानी normal तरीके से उसने गड़बड़ कर दी, shall be liable to pay penalty of 10,000 rupees or 10% of tax, whichever is higher. 100% की जगह 10%. पहला सबसेक्शन क्या था? फ्रॉड. तो फ्रॉड में 100% है. यहां क्या है? नॉट फॉर फ्रॉड और सप्रेशन. गलती हो गई साहब, ठीक है 10% भर दो. 10,000 रुपए या 10% ऑफ टैक्स ड्यू, यानी जितना टैक्स कम भरा उसका 10%. एंड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड अगर है तो फिर तो वो ये 10,000 और द एक्चुअल टैक्स विच एवर इज हायर, 100%. फिर सबसेक्शन 3 है, तो इसमें भी आप देखो ये एक एक पढ़ते जाना है आपको. एड्स और अबेट्स ने जो मददगार है तुम्हारे, तुम टैक्स इवेजन कर रहे हैं, मैंने मदद किया, या एक्वायर्स पोजीशन ऑफ और इज इन एनी वे ट्रांसपोर्ट्स, कीप्स, कंसील्स, यानी सब दोस्त लोगों के लिए जो अपनी मदद कर रहे थे. या रिसीव जो करता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, रिसीवर, देन फेल्स टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर एंड फेल्स टू इशू इनवॉइस इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो उसको 25,000 रुपए तक की पेनल्टी है. तो ऐसे है ये सारे. फिर कंपाउंडिंग का एक पॉइंट है. कंपाउंडिंग यानी कि कम पैसे भर के छूट जाना, वो एक रूल है उसमें, वो भी एक बार पढ़ने का. देखो पूरा एनालिसिस दिया है, वो भी ठीक है. फिर एक एक छोटे छोटे सेक्शन से बहुत सारे, ये मेन बड़ा वाले 122 है.
देन पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, इन्फॉर्मेशन रिटर्न जो भरना पड़ता है वो नहीं भरा तो 100 रुपीज पर डे। ये देखो ये सिंपल रहते हैं, इधर लिखना चार्ट बना लेना, आप खुद भी बना सकते हो, वैसे मैं दूंगा बाद में। एक कॉलम में ऑफेंस और आगे में पेनल्टी, तो 100 रुपीज पर डे, लेकिन 5,000 रुपये मैक्सिमम। देन फाइन फॉर फेल्यूर टू फर्निश स्टेटिस्टिक्स, एक 151 सेक्शन है, बाद में पढ़ेंगे अपन, उसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स सबमिट करना पड़ता है, वो नहीं करने पर 10,000 रुपये, और फिर 100 रुपीज फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। और फिर एक जनरल पेनल्टी है 25,000 रुपए की, जिसके लिए और कोई रूल में कोई पेनल्टी नहीं दिया है, तो वो यहां लग जाएगा 25,000 रुपए। फिर वो जनरल डिसिप्लिन्स, सिंपल पॉइंट है, नो पेनल्टी है, सर्कमस्टेंसेस कमेंसुरेट विद डिग्री एंड सिवियरिटी ऑफ ब्रीच, जो अमाउंट रहता है ना, तो कमेंसुरेट विद डिग्री एंड सिवियरिटी ऑफ ब्रीच लगाना चाहिए। ये सेक्शन भी कोई काम का नहीं रहता। एंड 127 भी है, वो भी एक बार पढ़ने का है। देन पावर टू वेव पेनल्टी है 128 में, ये एक समझा देता हूं। वेव यानी पेनल्टी को माफ किया जा सकता है, तो वो कौन करेगा? देखो वेरी सिंपल, द गवर्नमेंट may by notification waive in part or full any penalty referred to under 122, 123, 125 or any late fee referred to in section 47 for such class of taxpayers and under such mitigating circumstances as may be specified therein on recommendations of the council। तो circumstances को देखते हुए अगर ऐसा लगा कि ये वाले लोगों को माफ करना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसमें माफ करेगा। खास करके जहां पे मिस इंटरप्रिटेशंस होते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में क्या करना है, कितना जीएसटी लगाना है, कितना नहीं लगाना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो कोई कम भी लगाता है, कोई ज्यादा लगा रहा है, सब चल रहा है जनरल मिसकंसेप्शंस की वजह से। तो वहां पर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन इशू करता है, और पुराने जितने केसेस हो गए कि कम भरा था वगैरह वगैरह, उनको माफ करता है कि चलो ठीक है, लॉ मेकिंग में एक प्रॉब्लम था तो तुम लोगों को माफ किया पेनल्टी से। फिर 129 आता है पेनल्टीज, तो मैंने कहा जैसे पढ़ लो एक बार, वैसे ही फिर डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट एक सेक्शन है। तो कन्वेंसेस जो ट्रक माल लेके जा रहा था उसको रोकेंगे और उसको चेक करेंगे। तो देखो उसमें क्या लिखा है, that notwithstanding anything contained in the act where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of provisions of the act or the rules made thereunder, यानी वो इनवॉइस, ई-वे बिल वगैरह नहीं अगर उनके पास, all such goods and conveyance itself, ट्रक भी और गुड्स भी, used as a means of transport for carrying the goods and documents relating to such goods and conveyances shall be liable to detention or seizure, and after detention or seizure shall be released on payment of applicable tax and penalty which is equal to 100% of the tax payable on such goods, and in case of exempted goods on payment of amount equal to 2% of the value of the goods or 25,000 rupees whichever is less। exempted goods में भी डॉक्यूमेंट तो रहने चाहिए ना, तो अगर नहीं है तो 2% पेनल्टी उसमें भी लगा देंगे अप टू 25,000 from the owner of the goods, and on payment of applicable tax and penalty equal to 50% of the value of the goods reduced by the tax amount paid thereon, and in case of exempted goods 5% of the value of the goods or 25,000 whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of tax and penalty। अगर वो नहीं आता तो फिर उस पे लगा देंगे, आ गया तो ऊपर ए, नहीं आया तो बी। तो आपको सर ऊपर नहीं आया तो आ गया तो 100 और ये नहीं आया तो 50, अरे ये 100% किसका है? टैक्स पेबल का 100%। ये 50 किसका है? वैल्यू ऑफ गुड्स का 50% है, तो ये ज्यादा है, ये वैल्यू का 50% है, ये टैक्स का 100% है, जीएसटी जितना नहीं भरा उसका 100%। Then upon furnishing security of amount payable under A or B in such form and manner as may be prescribed,
और फिर 67 जो हमने देखा था डिटेंशन का, तो वहां लिखा है कि उसका सबसेक्शन 6 यहाँ पे भी अप्लाई होगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट वगैरह देना है, तो वो तो सब सिंपल पॉइंट है। फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस है, ये भी एक बार पढ़ने का, ये भी पूरे ऑफेंसेस दिए हैं उसमें, और ये सारे केस में फिर आपके जो गुड्स है उसको कॉन्फिस्केट करेंगे। और कॉन्फिस्केशन के बाद क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी एक मिलती है तुमको कि तुम फाइन पे करके उसको रिमूव कर लो, फाइन पे करके जो गुड्स कॉन्फिस्केट हुए उसको लेकर जा सकते हो। अगर तुम फाइन नहीं पे करोगे तो फिर वो गुड्स को बेच देंगे गवर्नमेंट। तो वो देखो सबसेक्शन 3 में लिखा है फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन उसको कहते हैं। बाकी तो वही है। मैं इसलिए नहीं बहुत डिटेल में जा रहा क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ूंगा तो बहुत बोर हो जाओगे तुम लोग। एंड कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफियर विद अदर पनिशमेंट्स, यानी कि कॉन्फिस्केट हो गया तो पेनल्टी नहीं लगेंगी ऐसा तुम बोलोगे तो नहीं सुना जाएगा। कॉन्फिस्केशन भी होगा, पेनल्टी भी लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, सब एक साथ हो सकता है। फिर आता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस 132, फिर से वो ये लंबा लिस्ट है ऑफेंसेस का, और उसमें जेल कितनी है वो देखो, उसका टेबल दिया है, शैल बी पनिशेबल विद दिस इम्प्रिजनमेंट। और ये जो इम्प्रिजनमेंट होगा तो वो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है या नहीं है वो भी दिया है। इज इट कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल यानी ऑफिसर को राइट है क्या इस पे एक्शन लेने का कि मजिस्ट्रेट में अप्लाई करो और वो एक्शन लेगा, ऐसा। तो कॉग्निजेबल मींस ऑफिसर हैज द राइट टू टेक एक्शन। एंड बेलेबल और नॉट, बेलेबल यानी बेल पे आपको छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता, डज ही हैव द राइट टू लीव यू ऑन बेल, तो वो तो देखो उसमें amount of tax evasion or the amount of input tax credit wrongly availed or utilized or the amount of refund wrongly taken exceeds 500 लाख, 500 लाख के ऊपर का अगर फ्रॉड है तो 5 साल की जेल हो सकती है along with फाइन। और इसमें लिखा है कि ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 1 ABCD आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये सबसे खतरनाक वाले है, कॉग्निजेबल भी है यानी ऑफिसर के पास पावर है एक्शन लेने का, और बेलेबल नहीं है यानी वो बेल नहीं दे सकता, he will not give you a bail। और बाकी जितने हैं पूरे लंबे लिस्ट में दे आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो नॉन कॉग्निजेबल यानी कि ऑफिसर मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना काम नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट का परमिशन लेकर फिर काम करेगा, और वो बेलेबल है यानी बेल पे उसको छोड़ा जा सकता है। फिर 200 लाख से लेके 500 लाख के बीच में है तो 3 साल है, और यहां पे नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है, ऑल ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। 100 लाख से 200 लाख के बीच में तो 1 ईयर, तो ऐसा है उसमें। एंड इन केस वेर ही कमिट्स और अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस देन 6 months। तो इसको एक याद रखना है। और सबसेक्शन 2 में लिखा है कि अगर एक बार पकड़ा गया और दोबारा से पकड़ा गया दूसरी बार, तो फिर कोई भी केस में 5 साल तक की सजा है। फिर 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, फिर सीधा 5 साल। फिर अमाउंट नहीं देखेंगे कि कितने लाख का फ्रॉड किया उसने। सेकेंड टाइम पकड़े गए, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम ऑलवेज 5 years। और अगर 6 महीने से कम की सजा देनी है तो स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजंस कोर्ट ने रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 6 महीने तो मिनिमम देना ही देना है। फिर एक सेक्शन 133 वो भी थ्योरी है, एक बार पढ़ने का है, लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स, फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट एक सेक्शन है, समझाता हूं ऊपर से क्या है। 135 कल्पेबल मेंटल स्टेट इन ए गिल्टी माइंड, ऐसे लिख दो वहां। अगर गिल्टी माइंड है तुम्हारा तो कल्पेबल मेंटल स्टेट, तो फिर ये सजा होती ना। प्रोसिक्यूशन में गिल्टी माइंड होना जरूरी है, गिल्टी माइंड से करोगे तो जेल होती है। तो यहां पे लिखा है प्रिजम्पशन है, लॉ प्रिज्यूम्स दैट यू हैव अ कल्पेबल मेंटल स्टेट।
दैट यू हैव डन द थिंग्स विद गिल्टी माइंड। अब ऑब्लिगेशन तुम्हारा है प्रूफ करने का कोर्ट में कि तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं था। ओनस लाइज ऑन द असेसी एंड नॉट ऑन द डिपार्टमेंट। ओनस ऑफ प्रूफ इसमें शिफ्ट कर दिया है। नॉर्मली क्या होता है कि डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि भैया इस आदमी का गिल्टी माइंड था कोर्ट में, तो वो डिफिकल्ट जाता है प्रूव करना। तो लॉ में उल्टा लिखता है, लॉ में लिख दिया है कि यू आर प्रिज्यूम टू हैव अ गिल्टी माइंड, नाउ यू गो एंड प्रूव, यू गो एंड डिफेंड योरसेल्फ दैट यू डिड नॉट हैव अ गिल्टी माइंड। फिर सेक्शन 136 है, वो भी कोई खास काम का नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो इन रिस्पॉन्स टू दी समन्स वगैरह, तो वो एज एन एविडेंस यूज किया जाता है। और एक लास्ट में ऑफेंसेस बाय कंपनीज रहता है कि अगर कंपनी ने ऑफेंस किया तो उसके जो डायरेक्टर्स है, जो मैनेजर्स है, उनको भी सजा दी जाएगी, जेल उनको होगी, अनलेस दे प्रूव कि उनकी वजह से ये फ्रॉड नहीं हुआ है एंड दे वर नॉट पार्टी टू द फ्रॉड। तो वो भी एक बार पढ़ लेने का है। फिर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एक दिया है 138 में कि आप ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो। कंपाउंड यानी कि फाइन भर के निकल सकते हो। जेल आ गई तो जेल में आप बोलोगे भैया मैं पैसे भरता हूं, मेरे को छोड़ दो, तो वो उसमें है। तो ऐसा वो लास्ट है, दैट्स इट। तो बेसिकली एक बार इसको पढ़ के रख दो, बाद में चार्ट में दूंगा, उसको रटने का है।